Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 31st of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 31 जनवरी 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। अब मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कल मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, ना ही डेली करंट अफेयर का ना ही द हिंदू न्यूज़पेपर का। मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब थी, हेडेक काफ़ी ज़्यादा था, आइज़ में स्वेलिंग थी ही पहले से ही, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से मतलब कोशिश तो की थी मैंने रिकॉर्ड करने की, लेकिन कर नहीं पाया। तो उसकी वजह से फिर मैंने वीडियो को छोड़ दिया था। फिर मैंने एक मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पर कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आएगा आज, और टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैंने ये चीज़ें मेंशन कर दी थी। तो इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे मैसेजेस लोगों ने यहाँ पर किए, बहुत सारी वेल विशेस मेरे पास आई, जिससे कि यहाँ पर एक मोटिवेशन भी मिला है, और मोटिवेशन के साथ साथ मैं अब यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। और मतलब अब काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर आती रहें। कल मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब आप कह सकते हो मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। कल ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। ऐसा पहली बार हुआ था कि चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, कल ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही करेंगे और अब कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों का रूटीन भी ख़राब हो गया होगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात सॉरी आप लोगों से। और एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर को जो पीडीएफ वगैरह है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से तब भी चैनल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, करना क्या है, टेलीग्राम पर सिंपल से जाना, सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। now आते हैं फर्स्ट आर्टिकल पर। पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखो, जो बैड बैंक है जिसके बारे में सरकार ने पिछले साल अनाउंसमेंट किया था, सरकार ने बोला था हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बैड बैंक बनाएंगे। डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, बैड बैंक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो बैड बैंक को अप्रूव सरकार तो कर रही थी, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। इसको लेकर एक अपडेट भी आया है। वो अपडेट क्या है उसको हम लोग वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आरबीआई यहाँ पर क्यों नहीं बैड बैंक को अप्रूव कर रहा था वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ खाली यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल है आरबीआई के लिए, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल है बैड बैंक के लिए वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो इसके पीछे के कारण क्या है उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको पर्टिकुलर एरिया देखने को मिल रहा है इस पर भी हम लोग आएंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है। कौन सा वाला एरिया, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है इस वाले एरिया पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। उसको समझने से पहले आप लोग को समझना होगा कि आखिरकार ये बैड बैंक होता क्या है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा। हाँ, अब बात करते हैं आखिरकार ये बैड बैंक होता क्या है। आपको नाम से लग रहा है कि बैड बैंक, मतलब नाम तो इसका बैड सा लग रहा है लेकिन काम बहुत अच्छे हैं। देखो काम कैसे अच्छे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर बैंक है, कोई यहाँ पर आपको कमर्शियल बैंक देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, ये बैंक कैसे कमा रही है आपको पता होगा। ये बैंक यहाँ पर लोन दे रही है, लोन देती है ना। लोन देने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। लोन बड़े बड़े बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर ये लोन देती है, उसके बदले में ये लोग यहाँ पर इंटरेस्ट पे करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होता है, हाई ब्याज होता है। और उसके बाद जो ये बैंक है फिर वो क्या करती है, वो भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोन यहाँ पर क्या करती है कि इन लोगों को देती है, लोगों को जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको भी लोग लोन देती है। लेकिन आपको पता होगा जो इंसान है वो बैंक में पैसा भी जमा करते हैं। अब जो पैसा जमा करता है बैंक में, काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर जमा हो जाता है लोगों का, और वही पैसा यहाँ पर बैंक उठा उठा के ये लोन में दे देती है। इसके बदले में इनके पास इंटरेस्ट आता है, और उसके बदले में बैंक भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इन लोगों को दे देती है जो भी लोग पैसा जमा करते हैं, आपको पता होगा। हालांकि बैंक बहुत कम इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से जो इंटरेस्ट लेती है वो बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बैंक का प्रोसेस समझ में आया। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि बैंक ने जो ये पैसा बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया था, ये क्या हो गया, इसने पैसा अपने इंडस्ट्री या बिजनेस में जहाँ पर भी लगाया वो पैसा डूब गया। अब उस पैसे से यहाँ पर ये बैंक ना ही ये बिजनेसमैन रिकवर कर पा रहा है, ना ही ये इंडस्ट्रियलिस्ट रिकवर कर पा रहा है। तो मतलब बैंक के पास पैसा आ ही नहीं रहा है। होना क्या था, बैंक को इंटरेस्ट चुकाना था इन बिजनेसमैन को, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, है ना। लेकिन क्या हुआ, बैंक के पास कोई पैसा आ नहीं रहा है। अब बैंक यहाँ पर देख रहा है कि ना ही मेरे पास ब्याज आ रहा है, ना ही मेरे पास यहाँ पर कोई भी पैसा आ रहा है, ना मेरा रिटर्न आ रहा है। तो वो कुछ कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये जो पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंक के अंदर, इस पैसे को हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये समझ लो बैंक का पैसा इतना डूब गया है, क्योंकि अब यहाँ पर इस व्यक्ति के पास कुछ बचा नहीं है, ये क्या देगा यहाँ पर बैंक को। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाता है, एनपीए के अंदर।
क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना है एनपीए। अब यहाँ पर सरकार ने जो ये बैड बैंक बनाया था, उस बैड बैंक को बनाने का मेन पर्पज़ ये ही था कि जो ये एनपीए है, इस एनपीए को रिकवर किया जाए, क्योंकि अगर ये एनपीए डूब जाएगा तो बैंक तो घाटे में चले जाएगा, है ना, बैंक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और बैंक के पास ये पैसा भी नहीं आएगा। तो इस एनपीए को रिकवर करने के लिए बैड बैंक बनाया गया था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये बैड बैंक आखिरकार काम कैसे करेगा, तो अब उसको समझते हैं। जब ये बैड बैंक को बनाया गया तो इसके अंदर दो चीज़ों को बनाया गया। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, एक नाम आपको ये देखने को मिलेगा NARCL, ठीक है, और एक दूसरा नाम है IDRCL। यहाँ पर दो आपको नाम दिख रहे होंगे, एक NARCL और एक IDRCL। इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जूम करके चीज़ों को सीखते हैं। एक सेकंड में यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग जूम करते हैं। अब बात करते हैं। तो बैड बैंक के अंदर आपको ध्यान रखना है, बैड बैंक क्या होता है आप लोगों ने समझा। बैड बैंक के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है NARCL और दूसरा है IDRCL। NARCL का मतलब है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा आपको जो ये IDRCL देखने को मिलेगा ये है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। दोनों के नाम ध्यान रखना। अब जो ये बैड बैंक है, इसके अंदर यहाँ पर दो कंपनीज मिलकर काम करेंगी। आइए आपको पता चल गया। NARCL क्या करेगा, इसका काम सुनो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक और स्ट्रक्चर समझाया था। वो स्ट्रक्चर आपने क्या सीखा था? मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बैंक है, बैंक यहाँ पर पैसा दे रहा है, एक तरीके से लोन दे रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो ब्याज वगैरह है वो चार्ज करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो है, क्या बैंक ऐसे ही यहाँ पर किसी को भी लोन दे देगा? तो ऐसा तो नहीं है ना। अगर किसी को लोन दे रहा है बैंक, तो बदले में क्या रहता है? बदले में यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहता है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कार या कुछ भी यहाँ पर सामान है वो रख जाओ और उसके बदले में ये पैसा ले जाओ, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी यहाँ पर बैंक रखता है कि मान लो आने वाले टाइम पर वो पैसा डूब गया, वो पैसा यहाँ पर नहीं आया, तो इस सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इस सिक्योरिटी को यहाँ पर ये बैंक जब्त कर लेगा, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारे जो बैंक है इनका ऐसा काम नहीं है कि अब यहाँ पर पैसा डूब गया तो इन सिक्योरिटी को बेच कर पैसा कमाया जाए। ऐसा बैंक डायरेक्टली नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पर बनाया गया बैड बैंक, सरकार ने बनाया बैड बैंक, क्योंकि ये पैसा रिकवर करना भी तो ज़रूरी है ना। बहुत लंबे समय से पैसा आया नहीं। विजय माल्या का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, मेहुल चौकसी, बहुत सारे लोग हैं, नीरव मोदी, तो इन लोगों का नाम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान आएगा। तो इनका बहुत सारा जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो रख लिया गया। अब उस प्रॉपर्टी को बेच बेच के पैसे को रिकवर किया जाएगा, जो भी बैंक से पैसा उठाया गया होगा। तो इसी सिक्योरिटी को यूज़ करेंगी ये बैड बैंक। कैसे? तो NARCL क्या करेगा, बैड बैंक से इस वाले सिक्योरिटी को खरीद लेगा, और जैसे मैंने बताया बैड बैंक के अंदर ये दोनों बॉडीज़ मिलकर काम करेंगी। तो NARCL इस सिक्योरिटी को खरीदेगा और IDRCL इस सिक्योरिटी को बेचेगा। बेचने के बाद जो पैसा आएगा इन दोनों के पास, मतलब दोनों मिलाकर बैड बैंक बन रहा है, जो भी पैसा बैड बैंक के पास आएगा वो पैसा यहाँ पर बैंक को दे दिया जाएगा, ताकि जो बैंक है वो अपना जो NPA है, जो भी यहाँ पर इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, उसको बैंक रिकवर कर सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? बैड बैंक का मतलब क्या है, NARCL क्या है, IDRCL क्या है। तो बैड बैंक पर्टिकुलरली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो है NARCL और IDRCL, और इनका क्या यूज़ है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया। अब यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ। अच्छा, ये कैसे प्रोसेस में किया जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब NARCL बैंक से ये सिक्योरिटी लेगा, तो मतलब ये जो भी NPA बैंक के पास है, वो सॉरी जो बैंक के पास सिक्योरिटी बैंक ने रख रखी है, जब NARCL इससे ये सिक्योरिटी लेगा तो क्या ऐसे ही ले लेगा? तो ऐसे नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में NARCL 15% का अमाउंट दे देगा बैंक को कि आप 15% रखो और अपनी सिक्योरिटी मुझे दे दो, ठीक है। और बाकी जो सिक्योरिटी कहोगे बैंक कि हम 15% में देंगे तो बाकी 85% का हमें घाटा हो गया, तो ऐसा नहीं है। NARCL ये बोलेगा कि आप हमें अभी के लिए सिक्योरिटी दो, हम आपको 15% ये दे देंगे। 15% देने के बाद ये जो सामान है इसको बेचेंगे। बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा हमारे पास, उस पैसे में से आपको 85% और दे दिया जाएगा, तो आपका 100% अमाउंट आ जाएगा। तो बैंक ने सोचा यार ये सही है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये काम रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। मैंने आप लोग को ये चीज़ें क्लियरली बता दी हैं। अब कैसे काम करता है बैड बैंक का स्ट्रक्चर, जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हैं कि NARCL पहले फर्स्ट परचेज़ करेगा, ठीक है। जो बैंक के बैड लोन्स है वही NPA हो गया, उसको परचेज़ करेगा, और परचेज़ करने पे 15% यहाँ पर पैसा बैंक को दे देगा। बाकी जो रिमेनिंग 85% रह जाएगा वो सब यहाँ पर सिक्योरिटी रिसीप्ट की फॉर्म में देगा। जब सामान बेच देगा, बेचने के बाद यहाँ पर क्या होगा,
वो पैसा चुका देगा बैंक को। मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पर दिखा दी हैं, या आप लोग इसको लिख सकते हो। तो मैंने अभी सिंपल सा समझाने के लिए अलग से आपको ये समझाया था, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। आगे बात करते हैं अब ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने इस बैड बैंक को अप्रूवल क्यों नहीं दिया, है ना। हाँ, उससे पहले एक बात और बता दूं, ये वाला पिक्चर मुझे दिखा नहीं, ऊपर मैंने सोचा था लगा दूं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने अभी आपको 2-4 बातें बताई कि हाँ, एक कंपनी बनाई गई, बैड बैंक बनाया गया। बैड बैंक के अंदर 2 चीज़ें बनाई गई हैं, NARCL बनाया गया है और दूसरा यहाँ पर IDRCL बनाया गया है। कहोगे कि सर आपने ये बोला NARCL 15% पहले स्टार्टिंग में पैसा दे देगा बैंक को और उनसे सिक्योरिटी उठा लेगा, बाकी सिक्योरिटी बेचने के बाद 85% पैसा देगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन होगा आपके पास कि NARCL ये 15% जो पैसा है ये बैंक को देगा कहाँ से, इनके पास पैसा कहाँ से है। तो इनको यहाँ पर NARCL को पैसा सरकार ने दिया है। आप देख पाओगे यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज़ थी कि 30,600 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इन बैंक को दिए जाएंगे। और ये जो बैंक है वो इतने रुपए लेकर क्या कर सकते हैं, बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए का एसेट को परचेज कर सकते हैं, मतलब बैड लोन्स को परचेज कर सकते हैं। उन बैड लोन को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा बाद में वो रिकवर करेंगे, ठीक है। बस इतना सिंपल सा फंडा था। तो जो मैंने आप लोगों से बोला था ना, स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट पर आएंगे बाद में, वो यही वाला पॉइंट है। हुआ क्या था कि बैंकों ने हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और अप्रूव करके 30,600 करोड़ रुपए की यहाँ पर NARCL को बनाया। और NARCL IDRCL को अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बैंकों से आप कह सकते हो 15% बैंकों को देकर उनसे जो भी उनका बैड लोन है वो ले लेंगे। 2 लाख करोड़ तक का ये बैड लोन ले सकते हैं। वो बैड लोन लेने के बाद बेचेंगे, बेचने के बाद जो भी पैसा इनके पास आएगा, बाकी जो बैंकों के 85% रुपया है, 85% जो उनका अमाउंट बचेगा वो सब बैंकों को लौटा दिया जाएगा। तो जो 30,600 करोड़ रुपए से इन कंपनी को खड़ा किया जाएगा, तो ये यहाँ पर सरकार ने बोला था, सरकार ने तब पैसा दिया था, सितंबर 2021 की बात है, ठीक है। आई होप आप लोग एक एक बात अच्छे से समझ गए होंगे, बैड बैंक कैसे काम कर सकता है, NARCL IDRCL क्या होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आरबीआई का क्या स्टेटमेंट था, आरबीआई ने आखिरकार इसको अप्रूवल क्यों नहीं दिया था। आरबीआई ने बोला कि देखो, जैसे यहाँ पर ये बैंक है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बैंक ने लोन दिया था किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति लोन लेके भाग गया, वैसे तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो ये बैड बैंक को बनाया है, बैड बैंक यहाँ पर इनके पास सारा पैसा आ जाए, NPA ये सारा ये लोग ले लें, बैड लोन लेने, और उसका बैड बैंक भाग जाए, बैड बैंक डूब जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आरबीआई ने बोला कि ऐसा भी हो सकता है, तो आपने क्या हम लोग को दिखा रहे हो, ये बताओ आपकी क्या श्योरिटी है। तो इन्होंने, बैड बैंक ने बोला हम एक नहीं 2 कंपनी कम मिलकर काम कर रहे हैं, NARCL IDRCL मिलकर काम कर रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला तब भी यहाँ पर, तब तो और ज़्यादा कंसर्न वाली बात है, एक बंदा कह रहा है कि मैं खरीदूंगा, दूसरा कह रहा है मैं बेचूंगा, तो अपने आप में दोनों का विवाद रहेगा। तो आरबीआई ने यहाँ पर बोला इज़ नॉट, आरबीआई किससे सहमत नहीं था, इस डुअल स्ट्रक्चर से सहमत नहीं था। आरबीआई ने बोला ये जो डुअल स्ट्रक्चर है ना, आपका सही नहीं है। कोई एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी ले सभी चीज़ों की, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर गारंटी दे हमें सारी चीज़ों की, तो हम लोग आगे अप्रूवल देंगे। तो मेन आरबीआई का यही काम था कि भाई दोनों तुम देख रहे हो, दोनों फिर बाद में अगर पैसा वैसे का कुछ घोटाला हुआ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते रहोगे कि इसने कम दाम में खरीदा या बेचा, उसने ज़्यादा दाम में खरीदा बेचा, ऐसे मामला चलता रहेगा। तो एक जना जिम्मेदारी लेगा, जो डुअल स्ट्रक्चर है वो हमें सही नहीं लग रहा है, ऐसे इसी वजह से यहाँ पे आरबीआई ने इसको प्रपोजल, आप कह सकते हो इसको एक तरीके से अप्रूवल नहीं दिया था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, कल न्यूज़ आई है, प्लस परसों भी न्यूज़ आ चुकी है कि अप्रूवल मिल चुका है, तो उसको लेकर अभी आर्टिकल चल ही रहे हैं, अप्रूवल मिला है नहीं मिला है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि आरबीआई अप्रूवल आखिरकार क्यों नहीं दे रहा था। तो आरबीआई का कहना था कि एक बंदा यहाँ पर अगर पूरी मतलब इसकी गारंटी लेता है तो हम लोग आगे देंगे, 2 सेपरेट एंटिटीज़ ना हो, एक ही एंटिटी रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ही जना मिलकर संभालेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया ना। आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, अगर कोई एक आध मिस्टेक हुई हो तो यार उसको देख लेना। आज वैसे भी माइंड बहुत कम काम कर रहा है, ठीक है। फिलहाल कोशिश मेरी है कि मैं काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, इसी वजह से स्लो स्पीड से बोल रहा हूँ, फोकस करके बिल्कुल सही से मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया और सेंट्रल एशिया का समिट हुआ है रिसेंटली, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हुआ क्या है, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया है। ये जो समिट हुआ है ये एक वर्चुअल फॉर्मेट हुआ है।
वर्चुअल फॉर्मेट का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की गई है। अब मैंने आपको बताया इस समिट के अंदर सेंट्रल एशिया और इंडिया था। क्या सेंट्रल एशिया कोई एक ही कंट्री है? नहीं, सेंट्रल एशिया के अंदर 5 नेशन है। वो 5 नेशन कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये 5 नेशन का सेंट्रल एशिया बना हुआ है। इन पांचों नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस समिट को अटेंड किया था। हुआ क्या है, आप कह सकते हो ये पहला इंडिया और सेंट्रल एशिया का समिट था जो कि हुआ भी, और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी इंडिया और सेंट्रल एशिया का 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट किया है। मतलब कि 30 साल हो चुके हैं हमारे रिलेशंस को। बराबर में आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये वाले, ठीक है, इस वाले पिक्चर को देखो। मैं आपको थोड़ा सा ये पिक्चर जूम करके दिखाता हूँ। हमने इस पिक्चर को जूम किया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये हुआ हमारा महान भारत। और इंडिया के कंपैरिजन में ये जो 5 नेशन है वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपको पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया देखने को मिलता है। तो सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भारत के प्राइम मिनिस्टर और इन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट ने डिस्कशन किया। अब डिस्कशन क्या किया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एशिया का एक और मैप मैंने इसी पीडीएफ में लगा दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो, देख पाओगे, ये पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता है। हुआ क्या, इस मीटिंग के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस किया गया कि किस प्रकार से इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं उनको हम लोग एक नए हाइट के तौर पर लेकर जा सकते हैं, एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ ने, सॉरी, एक सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन हुआ और एक इंडिया हुआ, तो यहाँ पर दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये हर बार मीटिंग करते रहेंगे, क्योंकि आपस में रेगुलरली मीटिंग होती रहेंगी, तो इससे यहाँ पर रिलेशंस अच्छे से डेवलप रहेंगे। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हर 2 साल में यहाँ पर ये मीटिंग करते रहेंगे, जिससे यहाँ पर इनकी एक आप कह सकते हो जो रिलेशंस है वो मेंटेन रहेंगे। तो मीटिंग कौन कौन सी होंगी, इन दोनों नेशंस के जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, ट्रेड मिनिस्टर्स, कल्चर मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब लोग आपस में मीटिंग करते रहेंगे, रेगुलरली होती रहेगी, जिससे एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। जो इंडिया और सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट है वो एक न्यू दिल्ली के अंदर हम लोग सेटअप करने वाले, एक नई बिल्डिंग बनाने वाले हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के नाम से। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना इसके बारे में। तो एक नया सचिवालय बनेगा इंडिया और सेंट्रल एशिया का न्यू दिल्ली के अंदर, जिससे रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर होंगे। ये डिस्कशन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया गया, दूसरा पॉइंट था इंडिया सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कस किया है कि हम अपने कोऑपरेशन, मतलब जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं, आपस में मेल मिलाप है, सिनर्जी है, उसको और बढ़ाएंगे। ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस और सिक्योरिटी के बीच में भी कोऑपरेशन को और ज़्यादा बेहतरीन करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब ये पोर्शंस हैं, इन सारे पोर्शंस के ऊपर ये दोनों नेशंस मिलकर और ज़्यादा काम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक उठाया गया अफगानिस्तान का। तो आपको पता चल गया, एक टॉपिक किस चीज़ को लेकर है, रेगुलरली मीटिंग्स होंगी। दूसरा टॉपिक यहाँ पर किस चीज़ को लेकर है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेशन करेंगे। यार मैं दोनों कंट्रीज़ बोल दे रहा हूँ, एक सेंट्रल एशिया है और दूसरा इंडिया है। तीसरा टॉपिक उठाया गया यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर क्या बात हो रही है, तो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ख़राब है, आपको पता है, हंगर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन कंट्रीज़ के लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाले हैं, वहाँ पर पीसफुलनेस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए और स्टेबल अफगानिस्तान बनाने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर हालत काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से इसके बारे में चर्चा की गई। प्लस इंडिया और भी नेशंस ने मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि लोग अपने प्रॉपर जीवन व्यतीत कर पाएँ, क्योंकि लोगों को परेशानी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। अब उसके बाद बात की गई इंडिया का क्या क्या स्टैंड रहा है अलग अलग पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशिया के अंदर 5 नेशंस हैं, उन 5 नेशन के साथ भारत ने अलग अलग क्या डिस्कशन किया है, या फिर अलग अलग किस चीज़ को लेकर भारत के रिलेशन रहते हैं इन कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम लोग भारत और कजाकिस्तान का स्टैंड ऑफ देखें, मतलब भारत का क्या स्टैंड रहता है कजाकिस्तान को लेकर, उसको देखें। तो देखो, कजाकिस्तान भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल पार्टनर आप कह सकते हो एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। जो बहुत सारी एनर्जी है वो कजाकिस्तान से हम लोग लेते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कजाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, एलपीजी प्राइसेस बढ़ गए थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो इसके बेसिस पर भारत ने यहाँ पर अपने दुख भी जताए थे।
नेक्स्ट अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें उज़्बेकिस्तान के साथ तो कैसा है, तो हमने कजाकिस्तान के साथ तो पढ़ लिया। उज़्बेकिस्तान के साथ बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है उज़्बेकिस्तान के साथ कोऑपरेशन मेंटेन करने में, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको तजाकिस्तान का देखने को मिलेगा। तो इंडिया का स्टैंड तजाकिस्तान को लेकर क्या है, तो दोनों कंट्रीज़ के मिलकर अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा अच्छे कोऑपरेशन है फील्ड ऑफ सिक्योरिटी के मामले में। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक अशगाबाद एग्रीमेंट। अशगाबाद बेसिकली यहाँ पर आपको कैपिटल देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है। तो अशगाबाद एग्रीमेंट का इंडिया यहाँ पर पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ डिटेल में। यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखो, ठीक है। इस वाले पिक्चर में आपको थोड़ी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये सारी नेशंस हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ रिलेशन देखो एक अशगाबाद एग्रीमेंट को लेकर है जो कि भारत ने ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा तापी पाइपलाइन, आपको पता होगा तापी पाइपलाइन के बारे में। एक पाइपलाइन है जो कि यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से निकल कर आ रही है, तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, उसके बाद पी से पाकिस्तान और फिर उसके बाद इंडिया। इस पाइपलाइन को हम लोग कनेक्ट करने के बारे में काफ़ी बार कोशिश कर रहे हैं। तो मेन काम यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ जो रिलेशन है इंडिया के, वो यहाँ पर तापी पाइपलाइन से भी जुड़ते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ किस चीज़ को लेकर रिलेशन है वो सब यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। पीडीएफ में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल से पहले एक बात और ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ बातचीत होती है। इस डायलॉग, इस मीटिंग को हम लोग बोलते क्या हैं, ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग है दो नेशंस के बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब जितने भी पाँचों कंट्रीज़ हैं आपको इनका इतिहास पता है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखना। यूएसएसआर हुआ करता था पहले, ठीक है, पूरा सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, कोल्ड वॉर के बाद जो टूटा, ठीक है। तो हुआ क्या था, यूएसएसआर 1991 में टूट गया था। यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था, 1991 में ये टूटा। 1991 में टूटने के बाद यहाँ पर ये अलग अलग नेशंस बने थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। लास्ट में सबके स्थान है ना। तो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले। 1991 के बाद यहाँ पर जैसे यूएसएसआर टूटा तब ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो चुकी थी, तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर डिस्कशन करता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया। बाकी इंडिया के साथ साथ जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये सभी हिस्सा है कहाँ की, एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। मतलब ये पांचों कंट्रीज़ में से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ये 4 कंट्री प्लस भारत, ये पांचों कंट्री आपको एससीओ के अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी एससीओ के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, ठीक है। तो इन कंट्रीज़, ये जो डायलॉग होता है, डायलॉग मतलब इनके बीच में बातचीत होती है। इनके बीच में बातचीत जो करी जाती है उसका मेन फोकस यहाँ पर ये भी रखा गया है आज के टाइम पर कि अफगानिस्तान में हम लोग कैसे कनेक्टिविटी वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। बात की गई है कोल्डर एंड वेटर विंटर को लेकर। तो ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर हम देख पा रहे हैं खासकर जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो विंटर देखने को मिले हैं साल 2021-22 के, वो मतलब कुछ हद काफ़ी ठंडे देखने को मिले। बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर ठंडियाँ रही हैं, ठंडियाँ यहाँ पर लंबे समय तक ये जाड़े चले हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने के पीछे एक कारण है जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ला नीना क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की चाहे आप जीसी लॉन्ग की बुक उठा लो या फिर आप एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी यहाँ पर ये टॉपिक मेंशन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह का, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली। तो देखो हुआ ये कि जो सर्दियां हैं वो आज के टाइम पर और ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर लंबी लंबी सर्दियां चल रही हैं, है ना, ये यहाँ पर बताया गया। तो दिसंबर 2021 से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इंडिया के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर आप देख पाओगे, ये लगातार आप देख पाओगे टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहा। डाउन होने का मतलब ठंड ज़्यादा रही है। इनफैक्ट एक टेम्परेचर होता है जो सेट किया गया है आईएमडी के थ्रू। आईएमडी ने, जो कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारा मौसम विभाग है,
उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है टेम्परेचर तो कंडीशन और ज़्यादा बदतर रहेगी। तो एक कोल्ड डे, एक ठंडा दिन कब होगा, इन विच द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल्स बिलो द 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहेगा, मतलब ठंड और ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। तो ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर आज के टाइम पर देखने को मिला है 2021 दिसंबर 2021, मतलब पिछले महीने से हम लोग देख पा रहे हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई ठंड की, ठंड ज़्यादा क्यों पड़ रही है आगे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अब ठंड के साथ साथ आप देख पाओगे बहुत सारी एरिया में बारिश हो रही है, नमी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कितनी देर बारिश हुई थी, वो वेटर रीजन भी है। तो मतलब हमारी जो सर्दियाँ आपकी बार वो ठंडी तो हैं ही साथ ठंडी के साथ साथ वेटर मतलब गीली भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का रेनफॉल देखने को मिल जाएगा बहुत सारे एरियाज़ में। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पर जगह पर बारिश देखने को मिलेगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी सारी जगह पर बारिश हुई है ना। बारिश के साथ साथ आपको नमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पर आखिरकार हो क्यों रहा है ये हम समझेंगे। बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को देखोगे तो वहाँ पर जो ये रेनफॉल है वो एक्सेस से लार्ज एक्सेस में हुआ है। पिछले महीने की बात है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अगर हम लोग पिछले महीने से देखें। अब आते हैं खासकर मेन पॉइंट के ऊपर, ये इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। हम लोग कौन से वाले एरिया की बात कर रहे थे, नदन वाले एरिया की। तो आप ऊपर कह सकते हो या फिर सेंट्रल एशिया रीजन, इधर आपको राजस्थान वाला एरिया, जो भी यहाँ पर अमृतसर पंजाब जो भी एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इन एरियाज़ में ठंड ज़्यादा पड़ रही है। इधर आपको दिल्ली वगैरह एरिया, उसका ये जो पूरा हमारा नदन एरिया है, ये इस पूरे पोर्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के टाइम पर ठंड पड़ रही है। ठीक है, उसके पीछे का कॉज, उसके पीछे का रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब कहोगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, क्या जो वेस्टर्न साइड वाली कंट्री हैं उनकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वेस्टर्न साइड से यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है भारत के अंदर। वो आता कैसे है उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पिक्चर के माध्यम से। देखो 25 जनवरी 2022 तक अभी तक लगभग 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं इंडिया में, ऐसा बताया गया है। ठीक है, कब से? 25 जनवरी 2022 तक लगभग 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो चुके हैं इंडिया के ऊपर से, जिन्होंने इंडिया के अंदर बारिश लाई है। मतलब इस वाले रीजन के अंदर, नदन वाले रीजन के अंदर बारिश लाई है, स्नोफॉल भी हुआ है। ठीक है, उसका वेदर और ज़्यादा ठंडा भी हुआ है, ये आप लोग देख पाओगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिरकार होता क्या है, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। पहले इसकी एक डेफिनेशन को देखते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये लेबल किया गया है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि मेडिटेरेनियन में बनता है, और मेडिटेरेनियन में बनने के बाद यहाँ पर इंडिया की तरफ यहाँ पर बहता है। इंडिया की तरफ जब बहता हुआ आता है उसके पीछे एक मेन कारण होता है जेट स्ट्रीम्स का। उसको भी यहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंपल भाषा में अभी एक ओवरव्यू लेकर समझने वाले हैं। इस वाले पिक्चर को देखो, इस वाले पिक्चर में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, इधर आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, होता यहाँ पर क्या है, यहीं से ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता है। ठीक है, ये स्टॉर्म बनता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म कौन सा होता है, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन से ऊपर आता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, उससे ऊपर वाली साइड पर जो आता है। अब मेडिटेरेनियन सी आप देख पाओगे स्लाइटली हायर एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉर्म एक तरीके से बना, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, अब ये एक मत कहना यार लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग पोर्शन से। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है। एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ना। अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से जो हमारे पोलर रीजन्स ऊपर वाले देखने को मिलेंगे, है ना, इन रीजन्स से भी क्या होता है, यहाँ पर ये हवा को खींचता है, क्योंकि हवा आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के बाद जो ये विंड है वो यहाँ पर ईस्टर्ली साइड पर बहती है। ईस्टर्ली साइड पर बहने के पीछे का एक सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स का। अब सर क्वेश्चन ये है कि ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती है। देखो जेट स्ट्रीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग विंड्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पर बहती है, एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पर बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, और आपको ध्यान रखना है जो जेट विंड्स हैं ये कहाँ से बहती हैं, वेस्ट से ईस्टर्न साइड में। अब ये वेस्टर्न एरिया हुआ, यहाँ पर ये ईस्टर्न एरिया हुआ। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्टर्न साइड में यहाँ पर ये विंड्स काफ़ी तेज़ी से बहती हैं। एक लो प्रेशर एरिया बना, लो प्रेशर एरिया में ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आप कह सकते हो जो पोलर रीजन है वहाँ से ये यहाँ पे खींचेगा। उसके बाद ये सारी हवा यहाँ पर फ्लो होंगी। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम्स के माध्यम से फ्लो होंगी। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं मैंने आप लोग को समझाया। अब जेट स्ट्रीम से बहते बहते आप कहोगे यहाँ तक आती हैं,
तो एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा, तो बहती हैं इस वाले एरिया में, ऐसे तो सीधे निकल जाना चाहिए, सीधे निकल जाना चाहिए, उसके बाद काम खत्म होना चाहिए, इंडिया के अंदर तो ठंड इतनी पड़नी नहीं चाहिए। देखो होना तो ऐसे ही चाहिए, सीधे निकलनी चाहिए हवा, लेकिन होता क्या है, बीच में एक रुकावट है। वो रुकावट क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे बीच में एक रुकावट वो है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे ये हिमालयाज़, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर हिमालयाज़ हैं। तो ये जो हवा है ये आपने देखा, ये जो वो बहती हुई थी वो आई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अब फ्लो होते हुए आई और यहाँ पर हिमालयाज़ है, यहाँ से टकरा कर आगे वो हवा बढ़ती नहीं है, इन्हीं पहाड़ों में इन्हीं हिमालयाज़ में टकरा जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो पूरा का पूरा एरिया जनरेट होता है। अच्छा मैंने आपको बताया जो ये पोलर रीजन था ऊपर, पोलर रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हाई एरिया है ना, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ये जो मेडिटेरियन है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी है ये इंडिया के कंपैरिजन में जब आप देखोगे ना तो हाईली थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड पर है, थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो जब हम लोग यहाँ पर इस वाले से इस वाले एरिया को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो अगेन हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में बहती है, उसमें सपोर्ट मिल जाता है जेट स्ट्रीम का, तो हवा यहाँ तक आई, पहाड़ों से टकराई और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये हवा ठंडी जो रहती है इसकी वजह से आप स्नोफॉल देख सकते हो, बारिश देख सकते हो। बारिश क्यों होती है मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। बारिश देख सकते हो क्योंकि इन हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसकी वजह से बारिश वगैरह भी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव अक्रॉस द इंडियन रीजन ऑल थ्रू आउट द ईयर। जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पूरे साल आता रहता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के मंथ में ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। जो टेम्परेचर है मिड फरवरी के टाइम पर आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पे बताया कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये देख पाओगे, मैंने आपको बता दिया हिमालयाज़ आ जाते हैं, हिमालयाज़ आने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से हवा टकरा जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस पूरे एरिया के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर नमी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नमी यहाँ पर इसलिए भी है कि हवा जो है ये बहुत ज़्यादा, हवा के अंदर मॉइस्चरनेस होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप जो ये सी देख रहे हो ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी है, यहाँ से जो हवा आती है यहाँ से और मॉइस्चर ले लेती है, मॉइस्चर होने के बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी तक बरसात होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है बेसिकली हमें ये समझना था। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके हो। एक ओवरव्यू तो मैं आप लोग को दे ही चुका हूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली क्या होता है। जो आप लोग जब भी एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि आप उसको पढ़े बिना जा नहीं सकते एग्जाम में, जब भी आप लोग एनसीईआरटी या फिर जीसी लॉन्ग पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो अभी क्लियर हो चुकी होंगी, मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आप देख पाओगे भारत के अंदर बारिश होती है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा ला नीना का। ये ला नीना क्या होता है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखो मैं आपको यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल से क्लियर करता हूँ ला नीना क्या होता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये वाला जो रीजन है आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, इधर आपको यहाँ पर हमारा महान भारत नज़र आएगा, इधर आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका नज़र आ जाएगा, ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका नज़र आ जाएगा, ये सारे रीजन है। जो ला नीना का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर देख पाओगे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो मतलब हवा है वो काफ़ी ठंडी रहती है, जो पानी यहाँ पर ठंडा हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे पानी ठंडा रहता है। ला नीना की कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ पर पानी ठंडा होता है, कौन से वाले एरिया में, वेस्टर्न वाले एरिया में। उसके बाद यहाँ पर जो ये पैसिफिक वाला, ईस्टर्न पैसिफिक वाला जो एरिया है, यहाँ पर पानी बहुत गर्म रहता है, ठीक है, इस वाले एरिया में पानी बहुत गर्म रहता है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर यह एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ठंडा होने की वजह से, कोल्डेस्ट रीजन होने की वजह से एक हाई प्रेशर बनेगा, इधर आपको लो प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। अब यही ठंडी हवा यहाँ पर आप कह सकते हो इधर की साइड, इंडिया की साइड भागती है ना, और मॉइस्चर काफ़ी होता है इनके अंदर, और यहाँ पे पानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से गर्म पानी, आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता है, पानी जिधर गर्म होगा उसमें उस एरिया में आपको बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इंडिया के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर इस समय बारिश वगैरह देखने को मिलती है। तो बारिश के पीछे एक ला नीना का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और ठंडियों में जो बारिश ज़्यादातर हो रही है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आई होप मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू तो डेफिनेटली दे ही पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इस आर्टिकल को हमने जो शुरुआत है वो अगले स्लाइड से करा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ रखा है चीज़ों को समझने के लिए।
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ के बारे में। आपको पता होगा ये आर्टिकल रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी न्यूज़ में है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर लो या आप इसको ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटी से यहाँ पर रिलेट होती हुई नजर आएंगी। न्यूज़ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो हाल ही में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसको हम लोग NHRC बोलते हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और अरुणाचल प्रदेश को कि आप यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करो जल्द से जल्द। 6 सप्ताह के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अगेंस्ट रेशल प्रोफाइलिंग एंड रिलोकेशन ऑफ चकमा हजोंग फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब क्या है, जो चकमा और हजोंग कम्युनिटी है, ये आपको यहाँ पर ये कम्युनिटी देखने को मिलेगी। अलग अलग कम्युनिटी के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय पहले आए थे। इन लोगों का कहना यह है कि हमारे ऊपर रेशल प्रोफाइलिंग की जा रही है, काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़, काफ़ी अत्याचार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक सिटीजनशिप देनी चाहिए, लेकिन जो कि इनको सिटीजनशिप भी नहीं मिल रही है। तो ये कंसर्न यहाँ पर इन लोगों के थ्रू दिखाए गए। अब ये जो कंसर्न है ये काफ़ी बढ़ चुका है। ये लोग यहाँ पर ईस्ट बांग्लादेश से आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, जो पहले यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज के टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये लोग आए थे इंडिया के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी और इन्हीं यहाँ पर कम्युनिटी के रिगार्डिंग काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन कम्युनिटी का यहाँ पर कहना यह है कि ये चीज़ें रोकनी चाहिए। इसी को लेकर NHRC ने बोला है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करो कि आखिरकार ये क्या क्या चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कुछ डिटेलिंग की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इन लोगों को बोला गया, मतलब इन NHRC ने यहाँ पर बोला इन लोगों से कि आप इंश्योर करो इस चीज़ को, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, ये जो चकमा, ये जो हजोंग है, इनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनके ह्यूमन राइट का वोलेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेंबर्स हैं इन दोनों कम्युनिटीज़ के, देखो चकमा कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी और हजोंग कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी है। जो दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, यहाँ पर बोला जाता है कि इनके प्रति काफ़ी हेट क्राइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। पुलिस एट्रोसिटीज़, मतलब काफ़ी अत्याचार है, इनके राइट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई बेनिफिशियल प्रोग्राम से तो यहाँ पर उस प्रोग्राम से इनको दूर रखा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड को कवर करते हैं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाओ। बैकग्राउंड क्या है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को और सही से देख पाओ। बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो बोला गया 2015 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश को डायरेक्ट किया, मतलब अरुणाचल प्रदेश से बोला कि जो ये चकमा और हजोंग कम्युनिटी है इनको सिटीजनशिप दे दो, लेकिन अभी तक वो सिटीजनशिप इंप्लीमेंट नहीं की गई है। एक बैकग्राउंड ये देखने को मिलेगा। दूसरा, 1996 का एक जजमेंट था जहाँ पर कोर्ट ने बोल रखा था कि जो ये चकमा और हजोंग कम्युनिटी है इनकी पर्सनल लिबर्टी, इनकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि जो ये ज़्यादातर आपको चकमा और हजोंग कम्युनिटी के मेंबर्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर जन्म ले चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ऐसा बताया गया। और इस चीज़ को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल चुका है इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, सिटीजनशिप मिली नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने अगस्त 2021 में एक अनाउंसमेंट और कर दिया। अनाउंसमेंट ये था कि इन लोगों को स्टेट से रिलोकेट किया जाएगा, मतलब इन लोगों को इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से हटाया जाएगा, हटाकर दूसरे एरिया पे ले जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ था, चकमा और हजोंग कम्युनिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक सेंसस करने के बारे में चर्चा की गई है। सेंसस मतलब एक जनगणना की जाएगी, इनके बारे में पता लगाया जाएगा, इनके बारे में इनकी जनसंख्या कितनी है, मतलब सारी बातें डिटेल पता लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से पता होने के बाद क्या कर देंगे, इनको रिलोकेट कर देंगे। तो सेंसस करने के बारे में चर्चा की गई अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी। कम्युनिटीज़ उठ पड़ी, जो इनका आप कह सकते हो एक आपको फाउंडेशन देखने को मिलेगा, चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी किससे, NHRC से, भाई रोको इनको, ये हमारा सेंसस कर रहे हैं, इलीगल सेंसस है ये बिल्कुल, ठीक है। इसकी शुरुआत कर दी गई थी 31 दिसंबर 2021 से, तो इसको बिल्कुल रोका जाए, क्योंकि सेंसस करने के बाद जब पता चलेंगी चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ कितनी कम्युनिटी है, फिर जो भी जनगणना हो जाएगी उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, स्टेट से रिलोकेट किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर ये लोग चाहते नहीं है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो इनके प्रति रेशल प्रोफाइलिंग की जा रही है। रेशल प्रोफाइलिंग क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट और पुलिस एक्टिविटी होती है, जो कि यहाँ पर लोगों की पूरी तरह से एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, उनकी आइडेंटिफाई वगैरह यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई वगैरह यहाँ पर करा जाता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि क्या मुद्दा चल रहा है। अब ये जो सेंसस हो रहा है, इस सेंसस से इन लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो कंसर्न है। लोगों का कहना यह है कि जो ये चकमा और हजोंग कम्युनिटी है, इनका कहना है
इस सेंसस को रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर इनका ये अगर सेंसस होगा तो इससे आर्टिकल 14 वायलेट होगा। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 14 देता है, आप कह सकते हो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो सेंसस करने के बाद, इन पर्टिकुलर लोग की सेंसस करने के बाद इनको हटा दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, तो इक्वालिटी यहाँ पर कोई कहीं नहीं रहेगी, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 1 है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको इंडिया ऑलरेडी रेटिफाई कर चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका भी वॉल्यूशन हो रहा है, इसका भी हनन हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग, इन लोगों का कहना यह है, जो चकमा और हैजोंग कम्युनिटीज़, इनका कहना यह है इनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है, इनको इक्वालिटी ट्रीट करो, एक इक्वल ट्रीट करो जैसे बाकी सारे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो इन कम्युनिटीज़ का ये कहना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आखिरकार ये इशू क्या देखने को मिल रहा है चकमा और हैजोंग कम्युनिटी के रिगार्डिंग। मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बता दी हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आखिरकार चकमा और हैजोंग कम्युनिटी का इतिहास क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या रहा है, एक ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं। जो बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वही बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने एक पिक्चर लगा दिया है आपकी कन्वीनियंसी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हुआ क्या है, जो चकमा है, चकमा एक बुद्धिस्ट ट्राइब है और हैजोंग आपको हिंदू ट्राइब देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादातर कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये जो चकमा है ये आपको चेतागोंग हिल ट्रैक्ट्स पर आपको देखने को मिलेंगे, और हैजोंग जो है ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया, ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया वही एरिया है जो कि एक समय पर मतलब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम पर वो बेसिकली बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मैं आपको वो मैप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश वाला एरिया है, ये आपको चितागोंग हिल ट्रैक्ट वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहीं पर एक कम्युनिटी रहती थी। ये कम्युनिटी यहाँ पर लुशाई हिल्स पर पहुँचे। फिर उसके बाद ये धीरे से धीरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चले गए। अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, लोहित वाला एरिया और तिराप वाला एरिया, यहीं पर आज के टाइम पर ये ज़्यादातर कम्युनिटी रह रही हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे जो चकमा है वो इंडिया में आए लुशाई हिल्स से, फिर उसके बाद ये आगे चले गए और उसके बाद यहाँ पर एज अ रिफ्यूजी इनको प्लेस कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एज अ शरणार्थी इनको सुबानसिरी, लोहित और तिराप डिस्ट्रिक्ट पर डाल दिया गया था। तो आप ये देख पाओगे ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, ठीक है। तब से यहाँ पर आपको इसी वाले एरिया के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इन वाले एरिया से हटाने के बारे में बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो। तो इसी की वजह से ये इशू आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि ऐसा ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो चकमा हैजोंग कम्युनिटी कौन थे, हमने देखा, ठीक है। उसके बाद ये जो चकमा और हैजोंग कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आज के टाइम पर आ चुकी हैं, मतलब बहुत लंबे समय से आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। एक क्वेश्चन और है कि आखिरकार ये ईस्ट बांग्लादेश से आए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से आए क्यों? जो आज के टाइम पर बांग्लादेश वाला रीजन है वहाँ से इंडिया में आए क्यों? उसके पीछे का कोई कारण तो होगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा कोई। तो कारण ये था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था। कप्ताई डैम बनाया जा रहा था कर्णफुली रिवर के ऊपर। ध्यान रखना, कप्ताई डैम बनाया जाता है कर्णफुली रिवर के ऊपर 1960 में, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग को हटाया गया, लोग की ज़मीन यहाँ पर रख ली गई और लोग को यहाँ पर हटा दिया गया। और आप कह सकते हो कि तब से ये सिचुएशन देखने को मिली है। तब से जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे उस वाले एरिया में, वो सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गए हैं। आज के टाइम पर भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो यही लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमारे प्रति एक इक्वालिटी के तौर पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है टीपू सुल्तान को लेकर, हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है मुंबई के अंदर, टीपू सुल्तान का नाम दिया जा रहा था, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आर्टिकल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब क्या चल रहा है, हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में ज़रूर जान सकते हैं, ठीक है। तो यार अब क्या है ना, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इस वाले आर्टिकल को कल कवर कर दूंगा। छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो इनकी ब्रीफ प्रोफाइल देखें तो इनका जन्म हुआ था 1750 में। और टीपू सुल्तान यहाँ पर हैदर अली के बेटे थे, हैदर अली के आप कह सकते हो सन थे, है ना, एक ग्रेट वॉरियर थे। इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। वेल एजुकेटेड पर्सन थे, काफ़ी सारी भाषाएं आती थी, अरबिक, पर्शियन, कनाडसी, उर्दू में फ्लुएंट थे काफ़ी। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी यहाँ पर बोला गया इनके पावरफुल रूलर्स की वजह से, जैसे हैदर अली थे जो कि इनके पिता थे, उसका टीपू सुल्तान इनके फेमस सन रहे। तो इनके अंडर में मैसूर के अंदर पास काफ़ी पावर आ चुकी थी, है ना। फिर टीपू सुल्तान ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशंस को ये लेकर आए। उसके बाद कॉइनेज, कैलेंडर, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टीपू सुल्तान के थ्रू लाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स होते हैं, रॉकेट वगैरह जो होते हैं, इंडियन वेपन्स होते हैं, इसको भी यहाँ पर डेवलप करना इन्होंने चालू कर दिया था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस की, तो यहाँ पर इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करने के बारे में चर्चा करी।
इन्होंने यहाँ पर खुद की आर्मी ऑर्गेनाइज करी, यूरोपियन मॉडल बेस्ड यहाँ पर एक आर्मी थी। और यहाँ पर इन्होंने एक फ्रेंच ऑफिसर की मदद ली थी अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। उन्हीं फ्रेंच ऑफिसर की मदद से यहाँ पर आप कह सकते हो सोल्जर्स को ट्रेन किया गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पता था कि एक नेवी की ताकत क्या होती है। फिर 1976 में इन्होंने एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी बनाया, ठीक है। ये मतलब इन्होंने फ्रीगेट्स वगैरह के ऊपर काम करना चालू किया, है ना, बैटलशिप्स के ऊपर काम करना चालू किया। तो इन्हें पता था नेवी की क्या ताकत होती है, तो नेवी को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे रहे। 3 डॉकयार्ड बना दिए, डॉकयार्ड यहाँ जहाँ से शिप निकलते हैं, मैंगलोर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में यहाँ पर इन्होंने डॉकयार्ड बना दिए, ठीक है। तो मतलब इनका जो प्लान था ओवरऑल वो इतना फ्रक्टिफाई रहा नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल रहा नहीं, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉर भी होती है, मराठास के अगेंस्ट में यहाँ पर ये वॉर लड़ते हैं। और आप देख पाओगे अलग अलग वॉर्स होती हैं, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही बताए गए। वॉर के बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताए गए कौन कौन सी वॉर थी। 4 वॉर हुई थी जो कि यहाँ पर लड़ी गई थी मैसूर के साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम और सब्सिडरी अलायंस करके आपको ये वॉर देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर लास्ट वाली वॉर थी, बैटल ऑफ सेरिंगनापतम वाली, जो आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर यहाँ पर जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापतम, जो अपनी कैपिटल को बचाते बचाते यहाँ पर ये मार दिए गए थे। तो ऐसा यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। तो ये सारी बातें थी जो भी इंपॉर्टेंट था, तो और बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस खाली टीपू सुल्तान के बारे में 1-2 बातें जान लेना, क्योंकि हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो नहीं भी पढ़ोगे यहाँ पर तो कोई बात नहीं है। बाकी जो भी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। हाँ यार, मैं क्वेश्चन डेफिनेटली आज भी लगा नहीं पाया हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैं पीपीटीज़ को क्रिएट कर पाया हूँ, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि कल से लगा दूँ ना। वो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।